नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी साथियों ने देख ही लिया है कि थंबनेल में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज़ जो कि आपके PYQ प्लस MCQ की रहने वाली है, जिसमें रीट 2011 मतलब आरटेट 2011 से थर्ड ग्रेड 2022 तक जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न टॉपिक वाइज, ये देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ है टॉपिक, यानी कि टॉपिक वाइज आपके RBSC जो है राजस्थान बोर्ड अजमेर वहाँ से और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जो प्रश्न पूछे हैं उन सभी को आपके ऑफिशियल पाठ्यक्रम के यूँ कह सकते हैं कि टॉपिक वार जो है हमने यहाँ पर सेट किए हैं, जो कि आपके ईयर जो होंगे उनके अवरोह क्रम में रहेंगे। जैसे कि 2022 से लगाकर 2011 की तरफ हम बढ़ेंगे और बिल्कुल व्यवस्थित कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थ्योरी क्लास तो हमने ले ही ली है, अब आज की क्लास जो है हमारी वो रहने वाली है आपके PYQ प्लस MCQ की, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक बार आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। तो देखिए आप, जैसे हिंदी की जो शिक्षण विद्या है उसका पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को कुल 12 बिंदु में जो है वो बांटा गया है। 12 बिंदु तक हमने जो है अध्ययन कर लिया है उपचारात्मक शिक्षण तक, जो कि प्लेलिस्ट जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और चैनल पर भी आप जो है इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंतर्गत बिल्कुल व्यवस्थित और 100% वहाँ से एक भी क्वेश्चन जो है बाहर आपका नहीं जाएगा। मैंने आपको यथास्थान ये भी बताया था कि कौन से प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे, फिर भी जो है विद्यार्थियों की डिमांड थी और हमारा जो एक रणनीति है हमारी जिसके माध्यम से हमने तैयारी की थी, उसी रणनीति को अपनाते हुए थ्योरी हमने कंप्लीट करवा दी। थ्योरी के साथ साथ हमने ओल्ड क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे गए वो भी आपको बता दिए, ताकि आपको कहाँ से थ्योरी पढ़नी है क्या है सब समझ में आ गया है। अब हमारे जो नोट्स हैं वो इनफ है क्या, तो जो हमने क्लासें यहाँ पर ली है उन क्लासों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और मेरी तरह जो है आपके भी शिक्षण वीडियो में पूरे में से पूरे अंक आएंगे, सभी विषय की शिक्षण वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम संस्कृत की और गणित की शिक्षण विद्या 6 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले हैं, 6 जनवरी से। फिर आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो हम और भी अदर विषय के लिए भी जो है कार्यक्रम जो है वो चालू कर देंगे। जैसे कि PYQ वगैरह साथ के साथ करवाना है, आपके साइकोलॉजी का करवाना है, सारे कुछ ऐप के अंदर हम फ्री टेस्ट वगैरह सब कुछ हम करेंगे, लेकिन आप सभी साथियों का सपोर्ट जो है ज़रूर दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो 12 टॉपिक हैं उस 12 ही टॉपिक में हमने जैसे पहला टॉपिक है उसमें से 73 क्वेश्चन जो अब तक बन चुके हैं, उन 73 क्वेश्चन को हम आपके सामने सोल्व करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप थ्योरी क्लास देखिए, बिल्कुल शॉर्ट, जैसे कि 13 घंटे का पूरा कार्यक्रम है, 13 घंटे के अंदर हमने 12 ही टॉपिक जो है क्लियर करवा दिए हैं। आप उसमें स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, नोट्स आप नहीं बनाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार आप कम समय में जो है उसको अच्छे से रिकवर कर लेंगे तो आपके बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैंने पूरे कंप्लीट तरीके से करवाया है। कंप्लीट बोले तो अन्य विषय की जो शिक्षण विद्या या मनोविज्ञान में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देखिए भाषाई कौशलों का विकास, उसमें सभी विषयों में जो भाषाई कौशलों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, संस्कृत में हिंदी में दोनों को मैंने कवर किया था। और दूसरा है आपके शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ये तो आपके हर विषय में जहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री टॉपिक है वहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए सबको मैंने समाहित करते हुए थ्योरी का मतलब कह सकते हैं कि कंप्लीट नोट्स बनाए थे और उसी के आधार पर आपको पढ़ाया। तीसरा आप देखेंगे भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। अब इस मूल्यांकन के अंतर्गत मैंने पहले आपको मापन पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आकलन पढ़ाया है और आकलन के बाद आपको मूल्यांकन पढ़ाया, तो 3 टॉपिक आपके ये और हो गए जो कि आपके कॉमन है, अन्य विषय में भी काम आएंगे। अगला है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, तो ये भी आपके सभी विषय में है। एक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ये भी सभी विषय में है। और लास्ट है आपके उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचारात्मक शिक्षण को पढ़ने से पहले हमने निदानात्मक परीक्षण भी पढ़ा था, तो ये भी आपके जो है सभी विषय में है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लेलिस्ट आपके चैनल पर जो है हमने फ्री उपलब्ध करवाई है उसमें देखिए आप 1, 2, फिर ये मापन आकलन मूल्यांकन 2 और ये 3 हो गए 5, उपलब्धि परीक्षण 6, सतत व्यापन मूल्यांकन 7, निदानात्मक परीक्षण 8 और उपचारात्मक शिक्षण 9। कुल मिलाकर ये 9 टॉपिक जो है वो तो कॉमन है, वो भी हिंदी शिक्षण वीडियो में भी आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है सभी विषय को समाहित करते हुए ये जो 9 टॉपिक हैं उसको उसी प्रकार से पढ़ा है कि अन्य विषय में जब आप शिक्षण विद्या पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, हिंदी की ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है इसमें हम गणित की जब पढ़ेंगे तब कुछ जियो बोर्ड वगैरह जो गणित की अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो अबेकस वगैरह हो गया जैसे गिनतारा, तो वो हम वहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप अगर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख लेंगे, और वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लासेस देख ली होगी, अगर आपने क्लासेस देख ली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए ये भी आपको पता चल रहा है इस इंडेक्स के माध्यम से। देखिए आप 73 क्वेश्चन आपके पहले टॉपिक से, 62 क्वेश्चन आपके चौथे टॉपिक से
और 35 क्वेश्चन आपके छठे टॉपिक से, मतलब बड़े बड़े टॉपिक जो है तो वो आप कवर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य विषय में भी आपके काम आ जाएंगे, और क्योंकि आपके पास समय कम है। बाकी हमने तो कंप्लीट थ्योरी करवाई है, वहाँ पर भी कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए इसकी भी हम सीरीज आपकी डिमांड पे लेकर आ गए हैं। तो हमारा काम ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग वाला जैसे 15 क्वेश्चन लाया, 20 क्वेश्चन लाया, कल कोई किसी दूसरी क्लास डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम कंप्लीट करवाएंगे जो भी करवाएंगे। हिंदी शिक्षण विद्या जब हमने करवाई तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा है, कमेंट आप एक बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही हमारी क्लास लें आप, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अब देखिए हम इन सभी टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारी क्वेश्चन मतलब इसमें टोटल देखिए 317 प्रश्न पूछे गए अब तक। अब एक एक करके हम रोज जो है एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। किसी टॉपिक में जैसे 73 क्वेश्चन है तो हो सकता है उसमें 1 घंटे का समय भी लग जाए पीवाईक्यू को सोल्व करने में, तो कोई बात नहीं। और अगर किसी विषय में जैसे कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें 16 क्वेश्चन ही है तो आपके 10 मिनट या 15 मिनट में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये थ्योरी उधर से पढ़ लो, वापस इसकी मैं प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा एमसीक्यू वाली, तो जैसे ही वो टॉपिक पढ़ा वहाँ से, और अगर सारी टॉपिक आपने पढ़ लिया तो वो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन अटेंड कर ले, और टॉपिक वाइज जो है मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इसके बाद हम अंत में जब लाएंगे तब का क्या होगा आपके, तब हम पूरे पाठ्यक्रम से जो है 30 प्रश्न लेकर आएंगे। इस प्रकार से हम करेंगे, पहले हम टॉपिक वाइज ही सारा कुछ जो है अपना कंटेंट करेंगे, क्योंकि अच्छी रणनीति वही होती है जिसमें कम से कम आपको ज्ञान तो ग्रहण हो। मैंने देखा है यूट्यूब पर, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मैं देखो आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर है वो पढ़ा रहा है आपको, 1 घंटे की क्लास ले रहा है, उसमें 3 शिक्षण विधियाँ बता रहा है, 1 घंटे की क्लास में 3 शिक्षण विधियाँ पढ़ा रहा है, वैसे 3 शिक्षण विधियाँ आप 1 घंटे में पढ़ोगे तो कम से कम हिंदी में जो है 40 शिक्षण विधियाँ, 40 से 45, मान लो कि 45 शिक्षण विधियाँ, तो आप 15 घंटे यानी 15 क्लासें आप शिक्षण विधियों की लोगेगा। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल आपको व्यवस्थित तरीके से समय की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न आपके आएंगे, कैसे आएंगे, हमने सारा कुछ यहाँ पर रिकवर करते हुए काम किया। अब देखिए ये क्लासेस आप देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से प्रश्न ईयर के साथ हमने यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब इन क्लासों को आप देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न कर रहे हैं उसके साथ यथास्थान जो व्याख्या की संभावना होगी तो वहाँ पर हम व्याख्या भी करेंगे, तो उससे आपकी जो है मजबूत तैयारी हो जाएगी। और दूसरा आप देखिए यहाँ पर ये क्लास चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी हमने ये जो है निःशुल्क टेस्ट फॉर्मेट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ अवेलेबल करवा रखे हैं, जिसकी जानकारी मैं कई बार वीडियो में दे चुका हूँ। ऐप डाउनलोड करें, ऐप में अगर आपको नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, आप जो है उसमें चैट का ऑप्शन है, उसमें जाकर बता दें कि सर जो है हमें फ्री वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम आपको बता देंगे कि किस जगह जो है वो फ्री वाला ऑप्शन है। दूसरी चीज़ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं लाया हूँ कि आपके साथी जो हैं वो आपको बताते नहीं है ऐप के बारे में, लेकिन आप खुद देखिए कि कितने लोग रोज जो है ऐप को डाउनलोड कर, कम से कम 300 से 400 स्टूडेंट जो हैं वो पर डे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। वहाँ पर कोर्स भी परचेज करें, कुछ कोर्स भी है वो भी मिनिमम सेवा शुल्क 50 रुपये 30 रुपये वाले कोर्स हैं, आप उनको भी देखें, कोई बात नहीं। अगर आप वो परचेज नहीं भी कर रहे हैं तो फ्री मटेरियल भी काफ़ी कुछ उपलब्ध करवा रखा है। और आपके जो साथी है वो देखिए कितनी शिद्दत से यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो देखिए आप यहाँ पर जो मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा जो नोटिफिकेशन रिसीव्ड होते हैं उसमें आप देखिए कितने बच्चे जो हैं रोज़ ऐप डाउनलोड करें। ये रिपोर्ट जो है वो मैं 3/1/2025 यानी कि 3 जनवरी की मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिपोर्ट बता रहा हूँ, जो कि आपके देखिए सुबह से जैसे रात से जो डाउनलोड हो रहे हैं उनको देखिए आप कितने जो हैं बच्चों ने डाउनलोड किया, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। ये रात को 12 बजे से एक स्टूडेंट है रवीना, इन्होंने ऐप डाउनलोड किया है। उसके बाद देखिए आप इस तरह से आप बढ़ते चलिए इसमें कि बिल्कुल रात को 1-2 बजे भी ऐप डाउनलोड हो रहा है, 1:45, ये देखिए 2:16, ये यहाँ पर देखिए ऐप धड़ल्ले से यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, जैसे सुबह 7:46 तक ये आपके है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं, देखिए उसके बाद वापस 7 बजे के बाद में वापस ये देखिए ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या, यहाँ से मैं देखिए वापस स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ 7:46 से लगाकर 7:47, 7:48, 50, 52, 8, 8:05, 8:05, 8:10 ऐसे ही, मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके साथी कर रहे हैं तैयारी, लेकिन आपको नहीं पता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप खुद जो है जाकर डाउनलोड करें। ये सारी स्क्रीनशॉट जो हैं वो उसी 3 तारीख के हैं, ये देखिए आप 3 जनवरी 2025 को। अब मैं इसको जूम आउट करके एक बार और आपको बता देता हूँ कि आपको अनुमान लग जाएगा कितने सारे स्टूडेंट जो हैं वो पर डे जो है ऐप को डाउनलोड करें। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, आप अनुमान लगाइए। इसमें कम से कम 300 से 400 स्टूडेंट जो है पर डे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, कोर्स भी परचेस कर रहे हैं, इसमें कई सारे कोर्स भी है। तो देखिए कोर्स भी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स भी परचेस कर रहे हैं बच्चे और ऐप भी डाउनलोड कर रहे हैं। कोर्स परचेज करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है, वो आपके जमे तो आप कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर फ्री मटेरियल भी काफ़ी कुछ हमने जो है वो दे रखा है। ये सारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने वहाँ पर जो है वो निःशुल्क दे रखी है। अब देखिए कुल इस टॉपिक के 73 क्वेश्चन जो है, ये 73 क्वेश्चन जो है हम आपको करवाने वाले हैं। अगर आप हमारी व्याख्या देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थ्योरी आपने पढ़ी ली है, व्याख्या आप यहाँ पर देख लीजिएगा,
तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ड्रेकली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है। यानी आपने खेल शिक्षण की जो मनोवैज्ञानिक विद्या देखी थी, या यूँ कह सकते हैं कि खेल शिक्षण की विद्या देखी थी, उसके अंतर्गत हमने देखा कि ड्रेकली विधि, आपके मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, विनेटिका विधि, काफ़ी सारी विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। वहाँ पर ड्रेकली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। पहला ऑप्शन है आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थी, मानसिक विकार या मंदबुद्धि विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी या सृजनशील विद्यार्थी। तो जिसने भी थ्योरी पढ़ी है वो तो अच्छे से जानते हैं इस प्रश्न का आंसर उनके बिल्कुल सही हो गया होगा। अब देखिए जितने भी 73 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन में से आपके कितने अंक बनते हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट करने से उस कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिएगा, एक ही कमेंट करें, अलग अलग कमेंट ना करें, एक कमेंट करें, उसके अंतर्गत ही आप लिखिएगा कि हमने आपकी क्लास ली है और हमारे इतने हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ आपने हमारी क्लास ली, आपके कम हो रहे तो ही कोई बात नहीं, आप वहाँ पर कमेंट करें कि सर हमने आपकी क्लास ली और हमारे जो है इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली है वो क्लास ले ले। अगर आपने क्लास नहीं ली है और ये यहाँ पर टेस्ट दिया है तो भी आप ईमानदारी के साथ यहाँ पर कमेंट करें कि हमारे इतने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। आप हो सकता है किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ये सारे PYQ प्रश्न है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये थर्ड ग्रेड 2022 लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, मानसिक विकार या मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके बी, जो कि आपके ड्रेकली विधि जो है उसके अंतर्गत मानसिक विकार या मंदबुद्धि विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए ये विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा कि कई बार ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, बिल्कुल कम 5% क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपकी थ्योरी में आपको कहीं मेंशन नहीं मिला होगा, कि मेंशन नहीं किया होगा हमने थ्योरी में, तो वो आप यहाँ पर जो है हम व्याख्या कर रहे हैं तो वो व्याख्या आप थ्योरी में यथा स्थान पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपके परीक्षा तक सारे कंटेंट आपके तैयार हो जाए। आप रिवीजन भी साथ के साथ हो ही रहा है और नोट्स लेके बैठिए, तो उसमें जो भी हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो उसमें ऐड कर दीजिएगा। वैसे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको 5% ऐसी चीज़ होगी जो आपके थ्योरी में नहीं है और क्वेश्चन में है, तो वो हम वहाँ पर एडजस्ट करवा रहे हैं। तो कहाँ करना है वो सब आपको बता रहे हैं। तो वाचन के अंतर्गत जो अपने भाषाई कौशल के अंतर्गत हमने वाचन पढ़ा था, वाचन के अंतर्गत हमने वाचन कौशल की विधियाँ पढ़ी थी, और एक जगह हमने और भी पढ़ा था विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है और संश्लेषणात्मक में क्या होता है। संश्लेषणात्मक जो विधि है, संश्लेषणात्मक विधि उसमें क्या होता है, जुड़ना, और जुड़ने में आपके सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा आपके वर्ण, वर्ण के बाद बनेगा वर्ण जुड़ के मिलाए बनेंगे शब्द, और शब्द जुड़कर आपके बनेगा वाक्य। वही अगर आपके विश्लेषण विधि से संबंधित पूछा जाए तो विश्लेषण विधि में आपके क्या होगा, पहले बनेगा वाक्य, उसके बाद बनेगा शब्द, और अंत में बनेगा आपके वर्ण। ये हमने वहाँ पर लिखवा दिया था, आपको बिल्कुल कंप्लीट समझा दिया था। अब यहाँ पर देखिए वाचन की जो विद्या होती है उसका एक वर्गीकरण और है, वाचन की विधियों का एक वर्गीकरण और है, उसके बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। वो वाला फ्लो चार्ट आप वहाँ पर भी उतार दीजिएगा ताकि आपके कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने सारा मेंशन कर दिया है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है। अब वाचन की विधियाँ दो प्रकार से हमने आपको बताई है, तो संश्लेषण और विश्लेषण है। संश्लेषण में जुड़ना तो वर्ण, शब्द और वाक्य, फिर विश्लेषण में तोड़ना तो उसमें वाक्य को तोड़ेंगे तो शब्द, शब्द को तोड़ेंगे तो वर्ण। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि वाचन की जो विधियाँ हैं उसको दो प्रकार से, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक में दो विधि हैं आपके, अक्षर बोध विधि और ध्वनि साम्य विधि। ठीक है, और विश्लेषणात्मक में इसके अलावा भी और हो सकती है, जैसे चार तो मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो और बोलो विधि, वाक्य विधि, कहानी विधि और साहचर्य विधि। और ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट है, आप अपने जो कंटेंट है उसके अंदर आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखकर आप बताइए कि वाचन की विश्लेषणात्मक विधि से अलग कौन सी विधि है। तो विश्लेषण देखो और बोलो ये आपके विश्लेषण विधि में है, वाक्य विधि ये भी आपके विश्लेषणात्मक विधि में है, कहानी विधि ये भी आपके विश्लेषणात्मक विधि में है। तो अब यहाँ पर देखिए विश्लेषणात्मक नहीं है यानी संश्लेषण है, तो ये ध्वनि साम्य विधि है जो आपके संश्लेषणात्मक विधि है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो और यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा उसका आसानी से आप जवाब दे पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि साम्य विधि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ समझाने जैसी चीज़ नहीं है वहाँ हम आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, इसका मतलब 3 गुण है और 1 गुण नहीं है।
तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये इसका गुण नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा देखिए, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो बिल्कुल यह विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह विधि जो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला आप देखिए, यह कम खर्चीली विधि है, तो बिल्कुल यह कम खर्चीली विधि है। अब देखिए यहाँ पर कम शब्द जो है वो टाइप नहीं था, तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है अलग से लिखकर, तो यह कम खर्चीली विधि है, तो बिल्कुल यह कम खर्चीली विधि है, इसमें कोई आपको जो है किसी भी प्रकार का अधिक व्यय नहीं होता है। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, तो बिल्कुल लेक्चर मेथड में जो है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाता, तो ये भी इसके गुण हैं। तो देखिए यहाँ पर यह उच्च शिक्षाओं के लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए, तो ये भी आपके गुण है। यह कम खर्चीली है, ये भी गुण है। और यह कम समय में अधिक ज्ञान देती है, ये भी क्या है, गुण है। और यह मनोवैज्ञानिक विधि है, ये गुण नहीं है, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है, यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, व्याख्यान विधि। तो ये मनोवैज्ञानिक विधि तो होता है तो अगर गुण ही है, लेकिन ये विधि जो आपकी व्याख्यान विधि, जिसको अमनोवैज्ञानिक और नीरस विधि कहा गया है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसलिए यहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके हैं यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके। क्यों, क्योंकि यह जो है व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, अन्य सभी जो है तीनों वो व्याख्यान विधि के गुण हैं। चौथा हम देखेंगे, हिंदी शिक्षण में साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, गणितीय अनुदेशन, और आपने देखा था एक मैथेटिक्स या अवरोही अनुदेशन और कंप्यूटरीकृत अनुदेशन, इनके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन उपागम, उसके अंतर्गत हमने ये टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, इसका मतलब 3 विशेषता है और 1 विशेषता नहीं है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, तो बिल्कुल ये इसकी विशेषता है। पदों का आकार क्या होता है, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बड़ा होता है। इसमें अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, तो अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन इसमें किया जाता है। नवीनता व विविधता पाई जाती है, तो बिल्कुल नवीनता व विविधता पाई जाती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, नहीं, ये जो है बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन आपके बड़ी कक्षाओं के लिए होती है, और ये जो है आपके रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है, रेखीय तो होता है आपके छोटी कक्षाओं के लिए, और साखीय होता है आपके बड़ी कक्षाओं के लिए। इसलिए यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर 4, ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है, न कि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की। अब आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण का मतलब क्या होता है, हमने जब गद्य की, पद्य की और शिक्षण विद्या पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि पद्य की शिक्षण विद्या जो होती है उसी को कविता की शिक्षण विद्या कहा जाता है, क्योंकि कविता जो होती है वो पद्य रूप में होती है। अब यहाँ पर गीत प्रणाली, तो बिल्कुल गीत प्रणाली जो है वो कविता शिक्षण की विधि है। शब्दार्थ कथन प्रणाली, ये भी कविता शिक्षण की विधि है। खंडान्वय प्रणाली, ये भी कविता शिक्षण की विधि है। सूत्र प्रणाली जो है आपके कविता शिक्षण की विधि नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कविता शिक्षण की विधि नहीं है सूत्र प्रणाली, क्योंकि सूत्र प्रणाली जो है वो व्याकरण शिक्षण की विधि है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करना, 3rd ग्रेड 2022। ये देखो ईयर तो साथ के साथ आपके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए, आप कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ क्या करना है कि मिलान करना है। अब कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करना, सही आंसर आपके क्या होगा, तो देखिए आप, सही आंसर यहाँ पर होगा आपके साहचर्य विधि होता है। वास्तविकता में सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर आपका होगा कौन सा, साहचर्य विधि। लेकिन रुकिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है इसका आंसर क्या माना है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर माना है मोंटेंसरी विधि। क्या माना है, मोंटेंसरी विधि। क्यों, क्योंकि मोंटेंसरी ने ये विधि दी थी, इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है इसका आंसर मोंटेंसरी मान लिया है, या मोंटेंसरी विधि मान लिया। लेकिन वास्तविक में चित्रों के साथ शब्दों का जो साहचर्य स्थापित किया जाता है, मिलान किया जाता है, वो साहचर्य विधि होती है। और ये चीज़ आपके जो है अभी तक कोर्ट में है, तो हिंदी का अभी तक रिजल्ट जारी हुआ नहीं है। अगर किसी आंसर में चेंज होता है तो निश्चित तौर पर इस आंसर में जो है, या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश क्या लगभग 100% जो है वो ऑथेंटिक बुक्स वगैरह हैं, तो उसमें साहचर्य विधि ही दे रखा है कि शब्दों का चित्रों के साथ मिलान जो है वो आपके कौन सी विधि होगी, साहचर्य विधि होगी। लेकिन बोर्ड ने जो आंसर माना है वो आपके क्या है, मोंटेंसरी विधि माना है। ये मैं जो स्टार लगा रहा हूँ वो बोर्ड ने माना हुआ है, तो एक बार तो हम इसी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बाकी वास्तविकता मैंने आपको बता दी थी क्या कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है आपके, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि। तो किसी समूह में जैसे कि कक्षा में मॉनिटर का चयन,
ये प्रश्न भी बीएसटीसी में पूछा गया था, किस विधि द्वारा होता है। उसके अलावा गांव में पहले जो है सरपंच का चुनाव होता था। उसके अलावा समाज में किसी अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, समाज मिति विधि अपनाई जाती है। ठीक है, समाज मिति विधि जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी कि समूह में लोगों की क्या पसंद है, लोग किस व्यक्ति को जो है अपना आदर्श मानते हैं या किस व्यक्ति को जो है वो लोकप्रियता प्राप्त है, ये समाज मिति विधि द्वारा जो है आपको पता चलता है। तो ये व्यक्तित्व मापन की भी विधि है समाज मिति विधि। नेक्स्ट हम देखेंगे किंडरगार्टन विधि के संबंध में सत्य कथन है। अब यहाँ पर देखिए सत्य असत्य का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है, इसका मतलब ये चार है, उपरोक्त सभी यहाँ पर है नहीं। इसका मतलब इन चारों में से कोई एक ऐसी विशेषता है जो कि किंडरगार्टन विधि के संबंध में है। देखिए यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, तो बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि किंडरगार्टन विधि कैसी विधि है, खेल की विधि है जिसको फ्रोबेल ने दी थी, और खेल की सारी विधियाँ क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, न कि अमनोवैज्ञानिक। इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक जो है वो आपके नहीं होगी। ठीक है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है किंडरगार्टन विधि। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया, तो नहीं। कुक महोदय जो है उन्होंने खेल विधि को, उन्होंने कौन सी विधि को किया था, खेल विधि को किया था। जबकि ये जो है आपके किंडरगार्टन विधि, हाँ खेल की तो विधि है, लेकिन खेल विधि जो अलग से है उसको कुक महोदय ने किया था, और किंडरगार्टन विधि को फ्रोबेल ने किया था। इसलिए ये भी आपके क्या हो जाएगा, गलत। किंडरगार्टन विधि के बारे में लास्ट कथन कौन सा है कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा, व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि में नहीं दी जा सकती। तो बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि के अंतर्गत नहीं दी जाती है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थ्योरी में सारे कुछ कंप्लीट, जिसने थ्योरी पढ़ ली है निश्चित तौर पर उसके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। बेसिक शिक्षा प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका अन्य नाम जो है, बेसिक शिक्षा पद्धति जो है वो महात्मा गांधी ने दी थी। इसके जनक जो है वो कौन है, महात्मा गांधी है। और इस विधि को जो है वो बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, इसी का अन्य नाम है बुनियादी शिक्षा पद्धति। और इस विधि में देखिए क्या होता है कि शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा, शिक्षा जो है केवल किताबी ज्ञान से नहीं दी जाती है, प्रगति सूचक लेखा चित्र से भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं भी नहीं, सामाजिक पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, यानी कि इस पेज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके वो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है। क्या सीमा, यानी उसके यूँ कह सकते हैं क्या लिमिट्स वगैरह जो है इस विधि की। तो इसमें देखिए विद्यार्थी को भाषाई तत्व ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, तो बिल्कुल विद्यार्थी को भाषाई तत्व का ज्ञान जो है वो प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम जो है व्यक्तिक अनुदेशन विधि है, यानी एक व्यक्ति पर, व्यक्तिक अनुदेशन मतलब प्रत्येक व्यक्ति पर जो है इसका विशेष ध्यान दिया जाता है, हर एक व्यक्ति पर अलग से जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए ये व्यक्तिक शिक्षण पर बल देता है। अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में उपयोगी नहीं है, तो बिल्कुल ये जो है इसकी सीमा है, मतलब ये इसका सीमा या यूँ कह सकते हैं इसका दोष भी है, क्योंकि ये बड़ी कक्षा मतलब अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा के लिए ये उपयोगी नहीं है। बात तो ये जो विशेषता जो है वो तो बिल्कुल सही है, सारी विशेषता जो है व्यक्तिगत अनुदेशन विधि की है, लेकिन सीमा का मतलब क्या होता है, सीमा का अर्थ होता है कि दोष। अब यहाँ पर ये तीन है, ये तीन क्या है, इसके गुण है। भाषाई तत्व का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है, भाषाई कौशलों में दक्ष किया जा सकता है, व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये चीज़ तो क्या हो गई, तीनों तो उसके हो गए गुण, और चौथा इसका हो गया दोष। अब ये बात आपको समझनी होगी, कभी प्रश्न विशेषता नहीं है ऐसा पूछा जाता है, कभी पूछा जाता है इसकी क्या सीमा या दोष है, कभी पूछा जाता है इसके क्या गुण है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है आपके हो जाएगा। देखिए ये 10 प्रश्न जो अपने हो गए हैं, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके मोंटेसरी शिक्षा विधि के संबंध में सत्य कथन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 कथन जो है मोंटेसरी शिक्षा पद्धति के संबंध में सही है, और एक कथन जो है वो गलत है। पहला कथन है मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षण शास्त्री थी। तो मैंने जब आपको मोंटेसरी विधि पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि इटली की मैडम मारिया मोंटेसरी, तो मैडम मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी, इटली की थी, तो फ्रांस की नहीं थी। यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसका मतलब 3 तो असत्य हैं और केवल एक कथन जो है वो सत्य है। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, तो मोंटेसरी विधि को जो है 5 भागों में विभाजित नहीं किया जाता है। हर्बर्ट की पंचपदी जो होती है उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी, तो मोंटेसरी जो थी वो फ्रोबेल की विचारधारा से प्रभावित थी, इस वजह से तो है उसने फ्रोबेल के विरोध में एक, फ्रोबेल ने जो क्रम दिया था वो दिया था आपने, देखिए मैंने आपको वहाँ पर भी बताया, यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगा। LSRW जो है आपके लिसनिंग, स्पीकिंग,
रीडिंग और राइटिंग वो फ्रोबेल ने दिया था, जो कि मनोवैज्ञानिक क्रम है। और अमनोवैज्ञानिक क्रम जो है वो किसने दिया था, आपके आपके दिया था किसने, मोंटेंसरी ने दिया था। मोंटेंसरी ने जो है एलएस तो बिल्कुल सेम है, और पढ़ने से पहले लिखना ले लिया था LSWR। तो मोंटेंसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, बिल्कुल ये बात जो है मोंटेंसरी विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए सिद्धांत हैं पूछा गया है, इसका मतलब 3 सिद्धांत जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि के नहीं है, और केवल एक सिद्धांत जो है वो अभिक्रमित अनुदेशन विधि का है। ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, क्रमिक लघुपदों का सिद्धांत और व्यष्टित्व का सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया था कि अभिक्रमित अनुदेशन के कितने सिद्धांत होते हैं, 5 मुख्य सिद्धांत होते हैं। कितने मुख्य सिद्धांत होते हैं, 5 मुख्य सिद्धांत होते हैं, जिसमें क्रमबद्धता का सिद्धांत, लघुपदों का सिद्धांत होता है। तो वो पांचों जो है थ्योरी में मैंने वहां पर आपको पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, आपके सही आंसर क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। छोटे छोटे पदों के माध्यम से जो है वो शिक्षा दी जाती है इसी अभिक्रमित अनुदेशन विधि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 13, जो कि है डोल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया। डोल्टन प्रणाली जो आपके खेल की शिक्षण विधि है, और इसके आविष्कारक कौन है। तो देखिए किलपैट्रिक जो है आपके प्रायोजना विधि, जिसको आप प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, उसके आविष्कारक हैं। ठीक है, डोल्टन विधि जो है आपके, इसका आविष्कारक जो है वो डोल्टन ने किया है, मतलब इसका आविष्कार डोल्टन ने किया है तो नहीं, किलपैट्रिक ने किया है तो भी नहीं, मोंटेंसरी ने तो मोंटेंसरी विधि का किया था, और पार्कहर्स्ट जो है मिस हेलेना पार्कहर्स्ट, ये आपके सही आंसर हो जाएगा डोल्टन विधि का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थियों की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। देखिए साहित्य के प्रति रुचि में तो कवि दरबार जो है ये साहित्य में अभिरुचि बढ़ाता है, भाषण भी जो है वो आपके साहित्य में अभिरुचि बढ़ाता है, नाटक और अभिनय है ये भी साहित्य की एक विधा है। और अगला देखिए आप लास्ट क्रीड़ा और व्यायाम, क्रीड़ा और व्यायाम जो है इसका साहित्यिक अभिरुचि बढ़ाने में कोई भी योगदान नहीं है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कोल्टन वॉसबर्न ने किया, तो बिल्कुल विनेटिका विधि के जनक कौन है, कोल्टन वॉसबर्न है। इसका नामकरण अमेरिका के विनेटिका शहर के नाम पर हुआ है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है, अमेरिका के विनेटिका शहर के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ है। और यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर उपयुक्त की जाती है, तो बिल्कुल ये खेल की शिक्षण विधि है जो कि कोल्टन वॉसबर्न ने दी थी, और कोल्टन वॉसबर्न जो है अमेरिका के विनेटिका शहर में इसका प्रयोग हुआ है। और यह पद्धति प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी कथन जो है यहाँ पर सही है विनेटिका विधि के संबंध में। मैंने देखा है कि पिछली 2 या 3 रीट में और ये जो प्रश्न है आपके खेल की शिक्षण विधियों से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करवाते समय ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने देखिए यूट्यूब पर कई सारी क्लासें मैंने देखी है, जो कि उसमें शिक्षण विधियों को ऐसे 30 शिक्षण विधिया 40 शिक्षण विधिया यूँ एक साथ पढ़ा रहे, जबकि हमने बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ा था। खेल की शिक्षण विधिया अलग पढ़ी थी हमने, 8 से 10 शिक्षण विधिया थी खेल की। उसके बाद हमने गद्य की अलग पढ़ी, पद्य की अलग पढ़ी, नाटक की अलग पढ़ी, और रचना की शिक्षण विधिया हमने अलग पढ़ी थी, और आपके द्विभाषा की शिक्षण विधिया हमने अलग पढ़ी थी। तो हमने व्यवस्थित तरीके से सभी शिक्षण विधियों को समाहित करते हुए पढ़ा था, और एक व्यवस्थित कंटेंट जो है आपको देखने को मिला था। प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए कविता की भाषा कलिष्ठ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कविता की भाषा जो है कलिष्ठ नहीं होता है कि कठिन भाषा जो होनी चाहिए, तो कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, नहीं, कविता जो है वो वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, बिल्कुल राइट बात यहाँ पर कही गई है। और लास्ट आपके कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो, अब यहाँ पर ये नहीं आ गया इसलिए ये आंसर आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि विचरण करती हैं कल्पना जगत में कविताएं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को किस शिक्षण विधि में बल मिला है। तो ये शिक्षण विधि जब हमने पढ़ी थी तब हमने आपको बताया था कि बेसिक शिक्षा पद्धति जो है आपकी, जो कि महात्मा गांधी ने दी थी, उसके अंतर्गत मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बल मिला था। ठीक है, तो आपके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेसिक शिक्षा, इसको बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय है। तो किंडर का अर्थ मैंने आपको बताया था कि किंडर का अर्थ क्या होगा, बच्चे, और गार्डन का अर्थ क्या होगा, बाग। तो यहाँ पर जो है बच्चों का बाग जो है आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपके सही आंसर हैं।
खेल का मैदान तो आपका विद्यालय है, बाग का माली आपके अध्यापक, खेल का मैदान कौन है, आपके विद्यालय से तुलना की गई है, और बाग का माली कौन है, वो अध्यापक हैं, और बच्चों की पाठशाला तो आपकी विद्यालय ही हो गई। तो यहाँ पर किंडरगार्टन शब्द में किंडर और गार्डन, तो किंडर यानी तो हो गए बच्चे और गार्डन यानी हो गया बाग, तो बच्चों का बाग यहाँ पर आपके सही आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, विद्यालय पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में अहम भूमिका होती हैं। तो पुस्तकालय में आवश्यक सामग्री ढूंढने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो लैब मैनुअल, तो इसकी भी भूमिका होती है, प्रायोगिक पुस्तिका इसकी भी भूमिका है, संदर्भ पाठ्यपुस्तक ये भी है, तो आपके वृत्त, ये देखिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल आपको बोनस मिला था, क्योंकि इस प्रश्न के ऑप्शंस जो थे कहीं ना कहीं बिल्कुल विवादित थे, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं जो है एक डिसाइड किया जा सकता है। तो ये प्रश्न आपके फाइनली जो है बोनस में रहा था, रीट 2022 लेवल 2 भाषा 2 शिफ्ट 3 में। ठीक है, और अगर कभी भी रीट पात्रता में कोई क्वेश्चन जो है वो बोनस में जाता है तो वो डिलीट नहीं होता है, वो बोनस में ही जाता है, इसलिए उस क्वेश्चन का आंसर मतलब अंक जो है वो सभी को मिलते हैं, अंक जो है वो सभी को मिलते हैं। ये डाउट भी आप सभी साथियों का है और कमेंट बॉक्स में कई बार कमेंट भी करते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है, तो डोल्टन प्रणाली जो है आपके उसके आविष्कार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था इसी श्रृंखला में। तो देखिए ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है, और कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होंगे वो रिपीट होते हैं बार बार, तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो डोल्टन विधि जो है उसके आविष्कार जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत इनका सिद्धांत दिया था। स्किनर ने भी क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है साइकोलॉजी के अंतर्गत दिया, और जीन पियाजे जो है इन्होंने भी बालक के विकास से संबंधित अवस्थाओं के बारे में बात की थी। तो मिस हेलेना पार्कस्ट जो है वो आपके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। मैं बिल्कुल ये क्लास जो है पूरी क्लास करवाऊंगा जिसमें पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे 5-10 क्वेश्चन लाके आपका टाइम पास करें, तो ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं है। इस क्लास को भी हम 3 या 4 पार्ट में कर सकते थे, लेकिन व्यूज़ का चक्कर यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर ऐसा है मामला कि जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो तब तक हम उस चीज़ को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। मातृतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में भिन्न विधि हैं। मातृतर, अब यहाँ पर आपको देखना होगा मातृतर क्या होता है, तो मातृ प्लस इतर, मातृ प्लस इतर, इतर का अर्थ होता है अन्य, इतर का अर्थ क्या होता है अन्य, यानी कि आपकी मातृभाषा से अन्य खेल की कौन सी विधि है, तो मातृभाषा से अन्य खेल की विधि आपकी कौन सी हो जाएगी, भाषा संसर्ग विधि नहीं है, अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, और प्राचीन विधियों में से भिन्न। देखिए प्राचीन विधियों में से भिन्न, तो प्राचीन विधियों में से भिन्न यानी आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, नवीन विधि हो जाएगी, और नवीन या आधुनिक विधि आपके कौन सी विधि है, खेल की विधियां हैं। तो और ये पाठ्यपुस्तक तो आपके क्या है कि प्राचीन विधि है। तो यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्राचीन विधियों से भिन्न, प्राचीन विधियों से भिन्न यानी नवीन विधि। तो मातृभाषा को सीखने के अलावा जो भाषा सीखनी है उसको सिखाने की नवीन विधि कौन सी है, तो खेल विधि आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे। तो जब आप प्रोजेक्ट विधि के बारे में पढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट विधि में जो है उसकी विचारधारा किसने दी थी, तो उसकी विचारधारा किसने दी थी, आपके जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने जो है विचारधारा दी थी। जॉन डीवी जो है वो गुरु थे, और किलपैट्रिक जो है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट विधि को आगे बढ़ाया था। तो प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था, आपके किलपैट्रिक ने किया था, और किलपैट्रिक जो है वो कौन थे, आपके जॉन डीवी के जो है वो शिष्य थे। तो यहाँ पर सही आंसर आपके क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक जो है वो आपके किसके शिष्य थे, जॉन डीवी के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण कौन सा है, तो देखिए प्रदर्शन एवं निदेशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, अभिनय प्रदर्शन। अभिनय प्रदर्शन जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि है। कैसी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। तो ये आपके सही आंसर यहाँ पर हो गया, अभिनय प्रदर्शन। अगला आप देखेंगे मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि जो है वो शामिल नहीं है। ये जो विधियाँ दे रखी है इसमें मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती हैं। तो इसमें से 3 विधियाँ जो है वो प्रत्यक्ष विधि हैं, और एक विधि ऐसी है जो मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो भाषण भी जो है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, वार्तालाप भी है, अभिनय भी है। तो ये गद्य शिक्षण जो है ये आपके गद्य शिक्षण की विधि है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गद्य शिक्षण यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है।
बेसिक शिक्षा पद्धति के बारे में जब हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देना नहीं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल नहीं देती हैं। कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना नहीं, ये कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला में शिक्षा देना ये आपके डोल्टन शिक्षण पद्धति है। और ये व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल देने वाली आपकी ड्रेकली शिक्षण विधि है। उसके अलावा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये आपके बेसिक शिक्षा पद्धति का उद्देश्य। खेल के माध्यम से शिक्षा देना, ये आपके खेल विधि जो है उसके अंतर्गत है। तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ये आपके बेसिक शिक्षा पद्धति का एक प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इतनी व्यवस्थित तरीके से शिक्षण विद्या अन्य कहीं भी जगह, किसी भी जगह नहीं करवाई गई है, ये बात आपको भी पता है। और यूँ कह सकते हैं कि कई बच्चे जो हैं इस चीज़ से अभी भी अनजान हैं। और प्ले लिस्ट जो अपनी बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट को आप जाकर देखिए, सारी क्लासें आप देखिए, वहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मात्र 12 या 13 घंटे का जो है उसके अंतर्गत आपके गारंटेड 15 तो शिक्षण वीडियो के प्रश्न आपके हिंदी में आएंगे। उसके अलावा जो 6 या 7 कॉमन टॉपिक है तो 15 क्वेश्चन आपके और अन्य शिक्षण वीडियो में भी मान लो कम से कम 25-30 नंबर का कंटेंट आपके 12-13 घंटों में कवर हो जाएगा। 25-30 नंबर का कंटेंट, ठीक है। तो ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान देना। अब यहाँ पर देखिए, ये रचना वचना के हिसाब से आपके सृजनात्मक उद्देश्य कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल इन सब चीज़ों का, ध्वनि का, शब्दों का और वाक्य की रचना का केवल क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा, सॉरी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, व्याकरण शिक्षण में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली, तो मैंने आपको व्याकरण शिक्षण की जो पद्धति पढ़ाई थी उसके अंतर्गत मैंने बताया था, आपके विधि बताई थी आपको कौन सी, आगमन विधि। और आगमन विधि के अंतर्गत आगमन विधि और एक बताई थी आपको निगमन विधि। निगमन विधि और आगमन विधि दोनों के दो दो प्रकार थे, ठीक है। तो आगमन विधि के दो प्रकार थे, उसके अंतर्गत आपकी एक तो भाषा संसर्ग प्रणाली थी, भाषा संसर्ग प्रणाली, और दूसरी आपके कौन सी थी, समवाय या सहयोग प्रणाली, समवाय या सहयोग प्रणाली थी आपके। और यहाँ पर निगमन विधि के भी दो प्रकार थे, उसमें पहली थी आपके एक तो पाठ्यपुस्तक विधि, और एक थी आपके सूत्र प्रणाली। तो पाठ्यपुस्तक विधि जो है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है, और इसी को रटने के हिसाब से क्या कहा जाता है, सुग्गा एक पक्षी होता है वो रटता है, इस वजह से इसको सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, पाठ्यपुस्तक प्रणाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है। स्कूल क्या है, एक बाग है, अध्यापक एक माली है, और बच्चे क्या हैं, पौधे हैं। तो ये विधि कौन सी विधि है, आप समझ गए होंगे, किंडरगार्टन विधि। और किंडरगार्टन विधि जो है उसके जनक कौन है, उसके जनक आपके थे कौन से, फ्रोबेल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे उसके विचारों में क्या पहुंचती है, बाधा पहुंचती है। हमने शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था रुचि का सिद्धांत, और उसके अंतर्गत ये चीज़ मैंने लिखवाई भी थी आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये कथन जो है वो एक फैक्ट था जो कि हर्बर्ट ने जो है वो यहाँ पर दिया था कि बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। हर्बर्ट का ये कथन है, और आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है, प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का। तो देखिए, मैंने आपको नवीन शिक्षण विद्या पढ़ाई थी, जो नवीन यानी आधुनिक शिक्षण विद्या, जिनको मनोवैज्ञानिक शिक्षण विद्या भी कहा जाता है, खेल की शिक्षण विद्या भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी डोल्टन, ड्रेकली, उसके अलावा कई सारी विद्या, उसके अंतर्गत हमने 8 से 10 विद्या पढ़ी। देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति जो है उसकी विचारधारा जो थी वो किसने दी थी, ड्यूवी ने, और इसका प्रतिपादन जो है किसने किया था, किलपैट्रिक ने। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके हैं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन के अंतर्गत दिए गए हैं दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपके पूछ रहा है आपको कि भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ हैं, यानी कि उच्च प्राथमिक या यूँ कह सकते हैं माध्यमिक स्तर के लिए कौन सी विधि है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है आपके किंडरगार्टन विधि, ये भी आपके प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। मोंटेसरी विधि भी प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रोजेक्ट विधि और ये आपके डोल्टन विधि, ये दोनों विधियाँ जो हैं इसके अंतर्गत आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि डोल्टन प्रणाली जो होती है वो आपके माध्यमिक स्तर के लिए होती है। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। डोल्टन प्रणाली जो है वो आपके किस स्तर के लिए होती है, माध्यमिक स्तर के लिए। प्रोजेक्ट प्रणाली भी जो है उच्च स्तर के लिए ही होती हैं, माध्यमिक स्तर के लिए होती हैं, लेकिन अधिक अगर माध्यमिक स्तर के लिए पूछा जाए तो वो कौन सी होगी, आपके डोल्टन प्रणाली होगी। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर डोल्टन प्रणाली मान लिया है। इस वजह से अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ हैं।
तो ये जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये कहीं ना कहीं उपयोग में ली जाती हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भी उपयोगी हैं, लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन ऐसा ही दिया गया है, इस वजह से इसको जो है प्राथमिक स्तर के लिए प्रोजेक्ट जो है वो उच्च स्तर के लिए है, लेकिन वो अब जो है यहाँ पर इस ऑप्शंस के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार ये प्राथमिक स्तर की बन जाएगी। बाकी आपके प्रोजेक्ट जो है वो माध्यमिक, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट पद्धति भी जो होती हैं वो भी आपके क्या है, माध्यमिक स्तर की, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रश्न जैसा पूछा गया था उस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन प्रणाली। नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली विधि। तो जब हमने मोंटेसरी विधि के बारे में पढ़ा था तो मोंटेसरी विधि में हमने बात की थी कि इटली की मैडम मारिया मोंटेसरी जो है उन्होंने वर्ण पर अंगुली घुमाकर जो है बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हुए वर्ण लेखन, मतलब कह सकते हैं कि लेखन शिक्षण की विधि का प्रतिपादन किया था। और यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके कौन से, मोंटेसरी विधि, ऑप्शन नंबर बी। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। यह प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस। संस्कृत में भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, हूबहू लैंग्वेज जो है उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके वहां पर 3 से 4 बार पूछा गया है। ये इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा, अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है। और जहां पर ये आदर्श शब्द लिखा जाए, आदर्श शब्द जो है वो हमेशा किसके लिए होगा, अध्यापक के लिए होगा। अनुकरण शब्द जो होगा वो किसके लिए होगा, आपके छात्र के लिए होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आदर्श नाट्य प्रणाली, वो आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 34, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रचना शिक्षण के 3 उद्देश्य हैं यहाँ पर, एक उद्देश्य इसमें नहीं है। साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, तो बिल्कुल साहित्य सृजन की प्रेरणा दी जाती है इसमें। क्रमबद्धता भी बनती है इसमें। विविध भाषाओं का ज्ञान करवाना नहीं, ये जो है आपके द्विभाषा शिक्षण, ये किसका उद्देश्य है, द्विभाषा शिक्षण, यानी 2 या 2 से अधिक भाषाओं को सीखने का जो उद्देश्य होता है, जो शिक्षण होता है द्विभाषा शिक्षण। द्विभाषा शिक्षण के अंतर्गत विविध भाषाओं का ज्ञान करवाया जाता है। व्याकरण सम्मत कार्य रचना में बिल्कुल व्याकरण का जो है वो ध्यान रखा जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपके अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिक्रमित अनुदेशन के 5 सिद्धांत जो है बिल्कुल आप थ्योरी में मैंने दे रखे हैं, आप कंप्लीट याद कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लघु पदों का सिद्धांत, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वगति का सिद्धांत जो है, यानी बालक स्वयं अपनी गति से सीखता है। यह यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ऑप्शन नंबर ए। ये परगति का सिद्धांत नहीं है, समूह गति का सिद्धांत भी नहीं है, क्योंकि समूह गति तो यहाँ होगी नहीं, यहाँ व्यक्तिगत रूप से जो है बच्चे का ध्यान दिया जाता है। और कक्षीय एकता का सिद्धांत ये भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। देखिए आप बोलते हैं कि रिपीट नहीं होते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने जो है ऐप पर भी 5000 क्वेश्चन का PYQ का, उसके अलावा ये 31 रुपये का ये कोर्स पूरा दे रखा है। क्यों, ताकि विगत परीक्षा में पूछे गए कम से कम 50 प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, और उसके अलावा 20-25 प्रश्न आप अपनी समझ के आधार पर जो विगत परीक्षाओं का विश्लेषण अच्छे से कर लेता है वो आसानी से हल कर पाता है, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आती। तो ये यहाँ पर देखिए भाषा संसर्ग प्रणाली, अव्यकृत प्रणाली ये वगैरह नहीं है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सुग्गा प्रणाली हमने पढ़ी थी। पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपके विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, तो हमने बात की थी कि खेल विधि के जनक कौन हैं, हेनरी कोल्डवेल कुक। ये जो है इन्होंने इस विधि को क्या किया था, प्रचलित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई की शिक्षण योजना का निर्माण किया जाता है। मतलब पहले कोई योजना है, उसके बाद में इकाई का निर्माण किया जाता है, इकाई की योजना, उसके बाद इकाई की योजना बनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी योजना है जो इकाई योजना से पूर्व बनाई जाती है, तो वो है आपके वार्षिक शिक्षण योजना। सबसे पहले वर्ष भर की जो शिक्षण योजना होती है वार्षिक, वो बनाई जाती है, उसके बाद इकाई बनाई जाती है, और इकाई के बाद जो है आपके दैनिक पाठ योजना जो है वो बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ये आपके अलवर में जो क्वेश्चन यूँ कह सकते हैं पेपर वापस हुआ था रीड 2021 लेवल 2 का, तब पूछा गया था। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कठिन शब्दों का अर्थ याद करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। सुनी हुई बात को धारा प्रवाह कहना, पाठ के अंत से सारांश को याद करना नहीं, विद्यार्थियों को पूर्ण मनोयोग से सुनना, पढ़ना और लिखना, ये भी नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य क्या होगा, सुनी हुई बात को धारा प्रवाह यहाँ पर कहना। यह आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
मतलब प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण मतलब बच्चा भाषा सीख गया है या नहीं सीखा है, इस बात का पता कैसे चलेगा कि बच्चा अगर सुनी हुई बात को धारा प्रवाह के साथ, तेज प्रवाह के साथ अगर बोल रहा है तो निश्चित तौर पर वो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा का प्राथमिक रूप है, भाषा का प्राथमिक रूप है, तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या होगा देखिए आप। भाषा का प्राथमिक रूप जब हमने देखा था, मैंने कौशल में भी चर्चा की थी इसके ऊपर। बाकी भाषा के प्राथमिक रूप के बारे में हमने देखा था जब भाषा के हमने रूप देखे थे, लिखित, मौखिक, मौखिक लिखित, और हमने बताया था सांकेतिक। सांकेतिक भाषा जो है ये भाषा के मुख्य रूप से दो है, मौखिक और लिखित, और एक अन्य जो है वो आपके कौन सा है, सांकेतिक है। मौखिक जो होता है वो प्राथमिक होता है, मतलब ये अनिवार्य होता है मौखिक। लिखित तो वो सीखे या नहीं सीखे कोई बात नहीं, लेकिन प्राथमिक जो रूप होता है वो क्या होता है, आपके मौखिक। या आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 41। देखिए मैंने आपको बताया था वाचन की और लेखन की ये संश्लेषण विधि जो है, इसको संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि दो विधियां हैं। वाचन के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था अभी कि अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि वगैरह। और अब यहाँ पर संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, देखिए जोड़ना। अब आप जोड़ते हुए चलिए, वर्ण को जोड़ेंगे शब्द बनेंगे, शब्द को जोड़ेंगे वाक्य बनेंगे, बात खत्म। ये ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाक्य से तोड़ेंगे तो शब्द बनेंगे, शब्द को तोड़ेंगे तो वर्ण बनेंगे, और ये आपके विश्लेषण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, आपके कोई ऐसा क्रम है नहीं सी और डी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण की विधियाँ कई जगह पता नहीं किस प्रकार से पढ़ाई जा रही है, अपने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ी थी हमने, प्रवचन वगैरह विधिया उसके अंतर्गत हमने देखा था, अनुवाद, कोश, परिभाषा, टीका, उद्बोधन विधि भी हमने देखी थी। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि जो है कौन सी है, वो आपकी उद्बोधन विधि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था उद्बोधन विधि के बारे में भी बताया था, प्रवचन विधि के बारे में भी हमने बात की थी। तो ये आपके सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो एक बार थ्योरी देखे फिर ये क्वेश्चन अटेंड करें, बिल्कुल आपको आनंद आएगा। रंगमंच अभिनय विधि है। अब अभिनय जहाँ भी आ जाए, अभिनय शब्द का अर्थ ही होता है नाटक, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, नाटक शिक्षण की विधि हो जाएगी। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है नाटक शिक्षण की विधि, ये बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। तो भाषा देखिए, भाषा की विशेषताओं के बारे में पूछा गया प्रश्न है। भाषा अभ्यास गम्य बिल्कुल है, अभ्यास करने से ही भाषा का विकास होगा। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, बिल्कुल समाज में आप विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा अनुकरणात्मक है, तो बिल्कुल भाषा अनुकरणात्मक है। भाषा जो है इसके माध्यम से आप जो है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा ज्ञान गम्य है, तो ये जो है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भाषा ज्ञान गम्य नहीं है, ठीक है। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। तो जब हमने पद्य शिक्षण की प्रणाली पढ़ी थी, तो पद्य का अर्थ ही होता है कविता, और कविता शिक्षण की जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर हमने पढ़ा था कि गीत और अभिनय विधि, गीत और अभिनय विधि जब ये दोनों एक साथ प्रयोग की जाती है तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। गीत तथा अभिनय यानी होता है आपके नाट्य, तो गीत तथा नाट्य प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 45 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में सैद्धांतिक शिक्षा नहीं की जाती है, बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत होती है, नैतिक शिक्षा भी नहीं होती है। जीवन उपयोगी शिक्षा जो होती है वो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रदान की जाती है, जो विद्यार्थी के भावी जीवन में जो है उपयोगी हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। अब उद्बोधन विधि मैंने आपको बताया था, गद्य शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें काठिन्य निवारण की विधियां हैं, उसके अंतर्गत काठिन्य निवारण की विधियों में वापस हमने देखा था उद्बोधन विधि, प्रवर्तन विधि, तो इनके भी वापस उपभेद है। तो प्रवर्तन विधि में हमने देखा था अनुवाद, कोश, परिभाषा और टीका, ये चारों विधि जो है प्रवर्तन विधि की है। तो यहाँ पर देखिए, ये अनुवाद जो है वो किसकी है, वो प्रवर्तन विधि की है। तो यहाँ पर आपके उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो दृश्य, विधान, अभिनय, कहानी, ये तो है आपके अनुवाद जो है वो आपके प्रवर्तन विधि का उपभेद है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती हैं। व्याकरण शिक्षा जो है स्वतंत्र रूप में किस विधि में नहीं दी जाती है, यानी कि व्याकरण की शिक्षा भाषा के साथ साथ, व्याकरण और भाषा जो है उन दोनों की साथ साथ जो है साथ साथ शिक्षा दी जाती है। वो किसमें, भाषा संसर्ग विधि में। संसर्ग का अर्थ ही होता है साथ साथ, तो भाषा के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि है आपके कौन सी, भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए, कई बार मैंने देखा है कि भाषा संसर्ग विधि को अव्याकृत विधि भी लिखा गया है, लेकिन नहीं, अव्याकृत विधि में जो है उसकी विशेषता क्या है सुनिए आप। अव्याकृत का मतलब होता है अ प्लस व्याकरण, मतलब व्याकरण तो वहाँ पर जो है दी ही नहीं जाती है।
अव्याकृत का मतलब होता है वहाँ पर व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। जबकि यहाँ तो देखिए व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, मतलब किसी पे आश्रित होकर दी जाती है। तो भाषा संसर्ग विधि में जो है व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, जबकि अव्याकृत विधि में व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है, सीधी भाषा सिखाई जाती है। दोनों अलग अलग विधि हैं, मैंने बिल्कुल यहाँ पर भी आपको बता दिया, थ्योरी के अंदर भी मैंने आपको कंप्लीट वहाँ पर बता दिया था। अब देखिए विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। मैंने आपको बार बार कहा है संश्लेषण और विश्लेषण विधि आप तैयार कीजिएगा। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना। अब आप यहाँ पर देखिए किस विधि में तोड़ने का काम हो रहा है। वर्ण से शब्द, ये तो जोड़ने का काम हो रहा है। शब्द से वाक्य, ये भी जोड़ने का है। और वाक्य से पैराग्राफ यानी गद्यांश बनता है, तो यहाँ पर ये भी जोड़ने का काम है। शब्द को तोड़कर जो है वर्ण बनता है, तो तोड़ने का काम हो रहा है आपके ऑप्शन नंबर ए के अंतर्गत। शब्द से वर्ण आपके ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। ये देखिए ये वापस जो है आपके रिपीट प्रश्न आ चुका है, और इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपके किंडरगार्टन विधि। और किंडरगार्टन विधि जो है आपकी किसने दी थी, फ्रोबेल ने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर 50 प्रश्न। अब आपके 23 प्रश्न और बचे हैं अपने पहले टॉपिक के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कविता शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या अन्य विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब कविता शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखकर ही पता चल गया होगा कि समीक्षा विधि में तो आपके गुण और दोष का जो है वो मामला है, और यहाँ पर तुलना जो है आपके तुलना प्रणाली के अंतर्गत जो है वो तुलना की जाती है। चाहे वो समकक्ष कविता भी हो सकती है, वैसी कविता, या उसकी दूसरी विरोधी कविता भी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है। ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके रीट 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, हेनरी कॉल्डवेल कुक को। अगला प्रश्न आपके सामने, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरी बार, थर्ड बार जो है ये रिपीट हो रहा है, थर्ड बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। और यहाँ पर इसका सही आंसर आपको दो बार पहले भी बता चुके हैं, पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। जब मैंने आपको शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की थी तब मैंने बताया था मातृभाषा का अगर सहयोग लिया जाता है, इसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो आपकी कौन सी विधि होती है। मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो आपकी कौन सी विधि होती है, परोक्ष विधि होती है, ठीक है। और अगर मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं पूछे, या मातृभाषा का प्रयोग क्या हो, वर्जित हो यानी मना हो, तो आपके कौन सी विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। उसमें क्या होता है कि जिस विधि को पढ़ाना है, केवल जिस भाषा को पढ़ाना है उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपके प्रत्यक्ष विधि होती है। और किसी भी भाषा को पढ़ाने मातृभाषा का अगर प्रयोग किया जाता है तो वो आपके परोक्ष विधि कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। हमने कविता शिक्षण की विधियों के बारे में जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि खंडान्वय विधि जो है इसका अन्य नाम जो है वो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। तो कविता शिक्षण की खंडान्वय विधि को प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब है अपने क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उपन्यास शिक्षण का क्या उद्देश्य यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, बिल्कुल ये इसका उद्देश्य है। छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास करवाना, ये भी है। भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित करवाना, ये भी उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये जो है आपके नाटक शिक्षण का उद्देश्य यानी कि अभिनय शिक्षण का जो है उद्देश्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी भाषा की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। तो तीनों विधियां जो हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। तो आगमन विधि के दो रूप है, मैंने आपको चर्चा में बताया था। एक तो है आपके भाषा संसर्ग प्रणाली और दूसरी आपके सहयोग या समवाय प्रणाली। तो इसके दो जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 60 जो है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है शिक्षण कौशलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। हमने भाषा शिक्षक के गुण बताए थे, उसमें विशेष अनिवार्य गुण क्या है। तो भाषा का विशेष उद्देश्य होता है शुद्धता।
तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान तो सभी विषय के लिए जो शिक्षक है उनके लिए अनिवार्य है। विषय का विस्तृत ज्ञान भी है, शिक्षण विधियों का ज्ञान भी सभी विषय में है, लेकिन भाषा शिक्षक के बारे में पूछा गया विशेष तौर पर, तो आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध उच्चारण। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। योजना शिक्षण विधि कौन सी आपके, ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है। ये है आपके प्रोजेक्ट विधि जो है वही प्रायोजना जो विधि है उसी को योजना विधि कहा जाता है, प्रायोजना भी कहा जाता है और योजना भी कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, इसके प्रवर्तक कौन है, तो जॉन डीवी जो है इसके विचारक हैं, और ये इसके तो हैं विचारक, और किलपेट्रिक जो है इसके प्रवर्तक हैं। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WH विलियम हेनरी किलपेट्रिक, यानी आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आप देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत जो कि आपके जॉन डीवी ने दिया था, करके सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी यानी वास्तविक जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत है। और ऑप्शन नंबर डी आपके हैं उपरोक्त सभी, ये यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 है भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ये देखिए वापस जो है रिपीट क्वेश्चन है, ये 2015 के अंतर्गत लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पूछा गया है, रिपीट प्रश्न है। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निगमन विधि। तो हमने व्याकरण शिक्षण की जो विधियाँ पढ़ी थी उसके अंतर्गत हमने देखा था कि निगमन विधि क्या है। तो निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। और आपके आगमन विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, निगमन विधि कौन सी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें रटकर सीखने पर जो है वो बल दिया जाता है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। जब हमने आगमन विधि पढ़ाई थी तो वहाँ पर भी बताया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगमन विधि जो है वाक्य विश्लेषण हेतु उपयुक्त विधि है। उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं है। भाषा है, भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। बिल्कुल भाषा एक अर्जित संपत्ति है। ये उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति नहीं है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपत्ति भी नहीं है और सहजात योग्यता भी नहीं है। भाषा क्या है, एक अर्जित योग्यता, इसको बालक को सीखना पड़ता है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। अनुकरण विधि जो होती है रचना के लिए उपयुक्त है। तो ये आप अनुकरण विधि आपके शिशु स्तर पर नहीं है, उच्च स्तर पर भी नहीं, प्रारंभिक स्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है तो आपके प्रारंभिक स्तर पर। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास के लिए किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है। भाषा के प्रति विद्यार्थी का अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो सबसे अधिक उपयुक्त प्रणाली जो है वो है आपके अवलोकन प्रणाली, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी। और नोट्स के अंतर्गत हमने सब शामिल कर रखा है, तो वो आपको आप वहाँ पर अगर नोट्स बनाए हैं क्लास को देखकर तो आपके निश्चित तौर पर सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। सूत्र विधि हमने पढ़ाई थी। निगमन विधि के दो प्रकार है, पाठ्यपुस्तक और सूत्र। पाठ्यपुस्तक को सुगम प्रणाली कहते हैं, सूत्र विधि को कंठस्थीकरण प्रणाली कहते हैं। और सूत्र विधि का आगम जो है कहाँ से हुआ है, संस्कृत से जो हुआ है। इसका यूँ कह सकते हैं कि मूल भाषा जो है, मूल स्रोत जो है आपके कौन सी विधि होगी, संस्कृत होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि जो है किस स्तर के लिए तो लेखन और उच्चारण के लिए अभी हमने देखा था कि अनुकरण विधि जो है लेखन और उच्चारण के लिए प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी है, ऑप्शन नंबर ए। और ये बोर्ड ने 2 बार अलग अलग सत्र में पूछा गया है और ये इसका आंसर क्या है, प्रारंभिक स्तर है। उपरोक्त सभी नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 जो कि अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृत के अंतर्गत भी ये प्रश्न पूछा जाता है। इस विधि को जो है इसके प्रवर्तक थे रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो कि दक्षिण भारत के थे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। तो इस विधि इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम पड़ा था भंडारकर विधि। तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, भंडारकर विधि। क्वेश्चन नंबर 73 है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। तो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि जो है आपके, जब हमने द्विभाषा शिक्षण पढ़ा था तब हमने बताया था कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक और वैज्ञानिक विधि जो है वो कौन सी, आपके व्यतिरेकी विधि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने 73 क्वेश्चन जो थे अपने सारे इस पहले टॉपिक से जुड़े हुए, वो सारी हमने अब तक पूछे गए प्रश्न जो है क्योंकि आरटेट में जो है आरटेट 2011 के समय शिक्षण विधियाँ नहीं थी, शिक्षण विधियाँ जो है उस समय नहीं थी। आरटेट 2012 या कह सकते हैं रीट 2012 के समय से जो चालू हुई थी, तो 2012 से लगाकर हमने 2022 तक जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा की। अगले टॉपिक में हम 16 प्रश्न भाषा शिक्षण के उपगम के लेकर आएंगे, क्योंकि भाषा शिक्षण का उपगम बिल्कुल छोटा आपके पार्ट है और उस टॉपिक के अंतर्गत अब तक केवल 16 प्रश्न पूछे गए, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ जो आगे चलती रहे,
तो निश्चित तौर पर आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, वहाँ पर भी इसका निःशुल्क जो है टेस्ट फॉर्मेट में उपलब्ध करवा दिया है। तो आप यहाँ पर समझने के बाद एक बार फिर से अपने ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।